नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं डॉक्टर सतीश सरदाना, a big name in the field of pharmaceutical science। डॉक्टर सरदाना का जन्म 12 जुलाई 1958 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनकी शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने
अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। Talking of his academic journey, we find Dr. Sardana did his graduation and post-graduation from Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, Madhya Pradesh, followed by his PhD from prestigious MD University, Rohtak, Haryana, in pharmaceutical sciences. In his illustrious academic career of more than 4 decades in the pharmaceutical sector, Dr. Satish Sardana brings forth a wealth of expertise characterized by effective leadership and a successful academic journey. यदि हम उनके प्रोफेशनल करियर की बात करें तो हम पाते हैं कि डॉक्टर सरदाना has held several dignified positions in premier institutions of India, including Principal of Hindu College of Pharmacy, Sonipat, for 37 years. He also served as President of the Society of Pharmaceutical Education and Research, then Joint Secretary of Pharmacognosy, and thereafter Dr. Sardana joined world's largest education network, Amity University, where he is currently serving Amity Institute of Pharmacy as its director at Amity University, Haryana, Gurugram. With his relentless pursuit of excellence in academia, Dr. Sardana has published more than 100 research papers, 10 book chapters, 4 books, along with filing 12 patents in peer-reviewed journals of high repute. And I should not forget to add that Dr. Sardana has been felicitated by several awards and recognitions at national and international levels. Some of the prominent ones are Intellectual of the Year Award by Rifacimento International, Principal of the Year Award by Society of Pharmaceutical Education and Research, Principal of the Year Award by Association of Pharmaceutical Teachers of India, Haryana, etc. Thus, there are so many accolades and achievements to his name, and to know more about Dr. Sardana, I shall take you straight to him on our online platform where he has already joined. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great pharmaceutical scientist, Dr. Satish Sardana ji. Namaskar, sir. Namaskar, Dr. Sahab, namaskar. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Sir, आपके प्रोफाइल को देखने के बाद पता चलता है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत व लगन से आपने अपने आप को, मैं कहूंगा कि सफलता की पराकाष्ठा पर लेके चले जाते हैं और नतीजतन आज आप एक एस्टैब्लिश्ड फार्माकोलॉजिस्ट के रूप में देखे जा रहे हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे हुआ ये सब। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको फार्माकोलॉजिस्ट बनने के लिए प्रेरित किया? क्या हैं आपके जीवन के ड्राइविंग फोर्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स? Over to you, sir. At the outset, I thank you very much for giving me this opportunity to interact with you and giving my nice introduction to all the listeners. Guiding force, as I would say, that when you complete your lower education that you call class 11th or higher secondary, I passed out from Kendriya Vidyalaya Gwalior after 11th class. And then I had interest in medicine, either going for MBBS or for going pharmacy. So MBBS, I had to wait for 1 more year. I had to do BSc first year, and then only you could get admission in MBBS. So I immediately gave this test in the university, qualified it, and took admission in that. And it is all related to pharmacy, medicine, and basically serving the humanity. Because ailing humanity, I think, is the best thing.
So that was somewhere at the back of the mind. Though struggle was very much at the beginning, but however the things when you start doing it, then you find the ways also. तो सबसे बड़ी चीज जो है, जो जो गाइडिंग फोर्स है, वो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस. इफ इट इज देयर, देन इनपुट्स आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर में, और आप एक डायरेक्शन में चल पड़ते हैं. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली विद मी, कि मेरा एक पर्पस बन गया, मुझे बी फॉर्म करनी है, एम फॉर्म करी, पीएचडी करी, और मैंने इसी फील्ड में ही अपने आप को बनाना है. और इसमें भी दो ऑप्शंस उस समय अवेलेबल होते हैं. आइदर यू गो टू इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एंड सेकेंड इज द टीचिंग. सो टीचिंग जो है वो मुझे शुरू से ही एक अच्छा मन से, जिसको हम करते हैं, वो लगता था. तो कुछ लोग कहते हैं ना टीचिंग इज ए साइंस, कुछ कहते हैं टीचिंग इज ए आर्ट. मैं समझता हूँ टीचिंग इज बाय हार्ट, दिल से बताई जाती है ये. तो वो आपको एक बहुत सुकून और बहुत ज्यादा वो देती है, और इसीलिए मैं फिर अल्टीमेटली टीचिंग कैरियर में आ गया. और ड्यूरिंग माय जर्नी वो दो तीन चीजें जो हैं, जो कि नेचुरली मुझे फॉलो करनी थी. एक तो थी कंटिन्यूअस लर्निंग. दिस यू कैन रियलाइज कि इवन एट दिस स्टेज वी आर लर्निंग. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गाइड टू सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट. तो हमें कंटिन्यूस जो है लर्निंग करनी पड़ती है. एंड देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन. वो पीरियोडिकली आपको अपने आप को एसेस करना होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, करेक्शन की जरूरत है, इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है. इट इज नॉट ओनली एज रिलेटेड टू योर कैरियर, बट इवन इन योर लाइफ स्पैन ऑल्सो. आप बीच बीच में उसको इवेल्युएट करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते चले जाते हैं. तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आए, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मगर आप परसिस्टेंट रहते हैं, रेजिलिएंट रहते हैं, आप में पेशेंस होता है. तो पेशेंस मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ लाइफ. तो अगर आप इस पेशेंस को बरकरार रखते हैं तो जिंदगी में सारी चीजें सही चलती हैं. तो बेसिकली ये सब चीजें मेरी गाइडिंग फोर्स में आई. और ऐसा नहीं था ये सब शुरू में थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस कुछ आदमी से गलतियां हुई, कुछ डिसीजंस गलत हुए, कुछ सही हुए, एंड देन यू इम्प्रोवाइज एंड यू करेक्ट देम एंड देन यू ग्रो. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बातें आपने कही सर. और मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, आपकी बातों से, आपकी प्रेरणादायी बातों से बहुत ही लाभान्वित होंगे. और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपने जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस की बात कही. बहुत ही मीनिंगफुल बात आपने कही है. इवन अगर कोई प्रोफेशन लाइक टीचिंग में जाए तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि टीचिंग कम्स बाय हार्ट. बहुत अच्छी बात. वेल, तो today we are in an academic setup in which we offer formal education and formal degree in pharmacy, pharmacology, or pharmaceutical sciences. So as you know, our new education policy puts emphasis on preparing 5% of our syllabus based on ICAS components. So my question here is, what kind of efforts are being made to integrate our ancient knowledge system into modern pharmacy? Ji, over to you. सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो हैं, दैट इज वेरी वास्ट और बहुत पुराना है सर. मे बी 4-5 हजार साल, गीता का उपदेश ही 5,000 साल पहले हुआ था. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम तो वहां से शुरू हो गया था. वेदास, उपनिषद, गीता, ये हमारे लिए मास्टर टेक्स्ट हैं, एंड जो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हमारी लाइफ के. एंड इट इज गुड दैट कि अब हम वापस वहां जा रहे हैं. बीच में ऐसा नहीं था जिसमें कि हम लोग टोटली मॉडर्नाइज हो रहे थे, वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे, मगर अभी आप कुछ समय से देखेंगे इंक्लिनेशन वापस जा रहा है. एंड वी आर गोइंग इनटू आवर रूट्स, और जो कि इतनी समृद्ध हैं कि इनका कोई मॉडर्न उससे मुकाबला ही नहीं. नाउ इफ वी सी मॉडर्न मेडिसिन, अब फार्मा में भी हम ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन ही पढ़ाते हैं, जिसको हम एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन बोलते हैं, राइट. अब एलोपैथिक सिस्टम में मेडिसिन जो है, बेसिकली ये एक, जिसे हम कहें ना, डबल एज्ड सोर्ड है, दोधारी तलवार है. आप किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए देते हैं, उसमें शायद कुछ काम आता है, जितना भी है, मगर उसके साथ वो कुछ साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी. तो वो दोनों तरफ से है कि आपको कुछ नुकसान करेगी, कुछ फायदा करेगी. हम ये वे करते हैं कि भाई फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो ले लीजिए, मगर बिना नुकसान के कोई भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं है.
बिकॉज देयर केमिकल्स वो हमारे बाहर से हमारी बॉडी में जा रहे हैं और हमारी बॉडी को उसको मेटाबोलाइज करने में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रही है, पर हमारी मजबूरी है कि हमें वो लेनी पड़ रही है। और कुछ सिस्टम इफेक्टिव रिजल्ट्स भी हैं क्योंकि वैलिडेशन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए हुआ है। मगर आज भी अगर आप देखें कि मोस्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स अगर आप एनालाइज करें वो सारे प्लांट से आए। जब फार्मा सेक्टर जब शुरू हुआ, फार्मा सेक्टर तो बाद में हमने नॉमेनक्लेचर्स कर दिए, साइंटिफिक एटीट्यूड कर दिया, दूसरी चीजें कर, बेसिकली इट वाज ट्रीटिंग ए डिजीज। जब शुरू में कुछ उपलब्ध ही नहीं था, तो प्लांट्स पौधे नेचर ही उपलब्ध था, तो उसी से हमारा है। जब ये मलेरिया था तो क्विनीन थी, क्विनीन तब उपलब्ध नहीं थी, तो सिनकोना का प्लांट था, उसकी बार्क से हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। ओपीएम में से मॉर्फिन निकल रही थी, मतलब वो जड़ी बूटी से जो इलाज होता था वो सारा पहले वही होता था। फिर उसको जो है वैलिडेशन करना शुरू किया, मॉडर्नाइज करना शुरू किया, फाइटोकॉन्स्टेंट को सेपरेट किया गया, उनको यूज किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया, और अल्टीमेटली हम मॉडर्न मेडिसिन में आ गए। आज भी मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे बहुत सारे न्यूमरस कंपाउंड्स हैं जिनको कि सिर्फ हम सिंथेटिकली करते हैं, वो किसी नेचर से नहीं मिलते हैं। मगर फिर भी अभी जो है नेचर के अभी इसमें जो है करंट सिस्टम के अंदर जो होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन अप्रोच कर रहा है, तो अभी हॉस्पिटल्स में भी क्या हो रहा है, देयर इज मेजर एलोपैथी है, मगर उसके साथ एक आयुर्वेदा भी होगा डिपार्टमेंट, एक यूनानी भी होगा, एक होम्योपैथी भी होगा, एक सिद्धा भी होगा। ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स कर रहे हैं क्योंकि सम ऑफ द डिजीजेस जो है दे आर नॉट ट्रीटेबल बाय एलोपैथिक मेडिसिन। जब शुरू में मेडिसिन आई और हमने मेडिसिन दी तो चरक संहिता आई। चरक संहिता इज ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑन मेडिसिन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, डिजीज के सिम्टम्स क्या है, डोजेस क्या है। वो एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्स्ट थी, बहुत पुरानी टेक्स्ट है, उससे ट्रीटमेंट होता रहा। मगर देन दे फाउंड के देयर आर सम डिजीजेस व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय दोस मेडिसिन, तो देन सर्जरी केम इनटू प्रैक्टिस। आज भी हम करते हैं, कुछ चीजों की सर्जरी करानी पड़ती है, तो सुश्रुत संहिता आई। सुश्रुत ने जो है वो ये सर्जरी के प्रोसीजर्स प्रेस्क्राइब किए, किन डिजीज की सर्जरी करनी है, कैसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, वो पूरी टेक्स्ट है पूरी की पूरी। तो ये चीजें फिर पिक्चर में आई, मगर वो सारी की सारी फिर भी नेचुरल बेस्ड। अब जाकर के क्या हुआ है, उसमें एलोपैथिक आ गई, और एलोपैथिक जब आई, क्योंकि एलोपैथिक का कमर्शियल एंगल बहुत बड़ा था, तो ये डोमिनेट कर गई सब जगह। जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था वो सिर्फ इंडिया में था, बाहर नहीं था। तो बाहर उन्होंने वो चीजें लाई और वो अल्टीमेटली हमारे यहाँ भी आ गई। और अब हम इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को हम ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है। एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग से बना रखी है जी। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन है। दैट इज वन मिनिस्ट्री, उसमें एलोपैथी नहीं है। तो वो मिनिस्ट्री जो है इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लुक आफ्टर करती है। और लोग भी फार्मा में जो पढ़ा रहे हैं, तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे माई स्पेशलाइजेशन इज नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो नेचुरल प्रोडक्ट से कौन सी मेडिसिन मिल रही हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम प्लांट एक्सट्रैक्ट देते थे, अब हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, डोज बना रहे हैं, एंड दे आर बीइंग गिवन एंड दे आर मोर इफेक्टिव, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अब इन बिग वे इसके अंदर आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं, दैट इज कमिंग इन ए बिग वे। और अभी भी आप अगर देखें, हमारे घर में क्या है, वी ऑल हैव ए फार्मेसी, एवरीबॉडी हैज अ फार्मेसी, वो आपकी किचन में है, राइट। अब छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो गया, आप मुलेठी दे देंगे, उसके डाइजेशन खराब हो रहा है, सौंफ जीरे का पानी दे देंगे, चोट लगेगी टर्मरिक दे देंगे। आज भी हम कहाँ एलोपैथिक पे जा रहे हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग दोस, और वो बहुत हेल्पफुल, बहुत प्रिवेंटिव है। और अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाए और सेफ कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि ड्रग्स इंटरैक्ट, तो वो बहुत ज्यादा मैनकाइंड के लिए इफेक्टिव होगा, और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए अवेलेबिलिटी भी इजी कर देगा, एक्सेसिबिलिटी इजी कर देगा, आम आदमी की समझ में भी आने लग जाएगा। तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट, एंड एज ए फार्मेसी डिपार्टमेंट वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग इट। इवन आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज ए लॉट ऑफ हर्बल रिसर्च, हम प्लांट्स पे बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर।
तो आप अपने करिकुलम में भी बदलाव ला रहे होंगे, जैसे कि अभी आपने चरक संहिता की बात की, तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को चरक संहिता में क्या है वो भी पढ़ने को शायद मिलेगा। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जी। फार्मेसी एजुकेशन जो इंडिया के अंदर है, 2-3 टायर सिस्टम है। वन इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का कोर्स है। देन डिग्री कोर्स है, 4 साल का है। आफ्टर दैट मास्टर्स है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन ही होता है। हम लोग डिप्लोमा हुँ, भी कराते हैं, पर हुँ, वो हुँ, हमारे सिस्टम को सूट इसलिए करता है, वी आर ए ह्यूज पॉपुलेशन। तो हर केमिस्ट शॉप पे कम से कम आपको एक क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाएगा, जो आज से हुँ, 40 साल पहले नहीं था। मगर आज जी। हर शॉप पे आपको मिलेगा। तो वो काउंसलिंग भी कर सकता है, साइड इफेक्ट्स भी बता सकता है, हुँ, डोज लेने का तरीका ही बता सकता है। तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है। और धीरे हुँ, धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वही सिलेबस डिजाइन कर रही है आफ्टर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। और उस सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर वी आर रिवाइजिंग दिस सिलेबस, और उसमें हम काफी कंपोनेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन और इंडियन आईकेएस नॉलेज बेस्ड रहेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल हुँ, डाल रहे हैं उसके अंदर में, और हुँ, वो हुँ, उसमें हुँ, आ जाए उसके अंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि मतलब ये आईकेएस कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है मॉडर्न सिलेबस में। और जब दवाई की बात आती है तो मेरा एक प्रश्न जो अभी मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा वो एथिकैलिटी पर्सपेक्टिव से है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एथिकैलिटी पर्सपेक्टिव। Why do the Indian pharmaceutical sectors are grappling with issue of corruption, illicit practices that compromise public health? Many a time we read in news allegations of officials accepting bribes to approve new drugs without adequate clinical trial. एक वाक्य भी मुझे भी ध्यान में आ रहा है. Way back in 2008, I was in Libya where I had fallen sick and I was admitted in a hospital. And when it came to purchasing some medicines from outside, as they were not available in the hospital, तो वहां मुझे कैटेगोरिकली कहा गया कि बेल्जियम का या जर्मनी का मेडिसिन मैं खरीदूं, इंडिया का नहीं। तो एक बड़ा ही सेटबैक सा मुझे लगा ये सोचकर कि हमारी दवाई का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो साख नहीं है जो होना चाहिए। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि वी लैक सम काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी दैट कुड लुक इनटू द एफिकेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स? क्या कहेंगे सर इसको लेकर के आप? जी। देखिए ऐसा है सर, कि ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिया हैज ए रेगुलेटरी बॉडी। इट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, एंड मेनी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स आर देयर, दे कॉन्स्टेंटली चेक दीज थिंग्स। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो $50 बिलियन का जो वर्थ है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अभी है। एंड 2030, 6 साल के अंदर इट इज गोइंग टू 130 बिलियन। आप सोचिए, मोर देन डबल होने वाली है। ऐसे ही डबल नहीं हो रही है, इसके पीछे रीजंस हैं। नंबर वन, के क्वालिटी ऑफ इंडियन मेडिसिन इज वेरी गुड, आई वुड से हम्म। एक्सीलेंट। ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिस तो हर प्रोफेशन में है ना सर, वो यहाँ भी होगी कहीं ना कहीं पे। और दूसरी चीज, अगर कोई आदमी ये कहता है कि भी आप यहाँ भी केमिस्ट शॉप पे जाइए, वो कह सकता है कि ये इस कंपनी की ले लीजिए, इसकी मत लीजिए। हो सकता है उसका बिजनेस इंटरेस्ट हो, हाँ, उसका ये भी एफिकेसी हो से सकता मतलब ना हो। तो है। ये बाहर जाने पे भी यही होता है, जिसको ज्यादा मिल रहा है वो वैसे कर सकता है। क्योंकि इंडियन हम्म। सिस्टम जो मेडिसिन है, आई माई सेल्फ हैव ऑब्जर्व्ड, आर वैल्यू फॉर मनी। आई टेल यू, दे आर द चीपेस्ट। There is one ointment my son bought in Canada. I tell you one example. Eye ointment है, तो मैं से $40 का वहां पे था। 40 हम्म। डॉलर माने 2500 रुपीज का, या हम्म। 40 रुपीज का है सर। एंड क्वालिटी हम्म। इज द सेम। तो हम्म। इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 1/3 ऑफ द जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक माने जो पेटेंट नहीं है, जिसका पेटेंट हट चुका हुआ है, 1/3 ऑफ जेनरिक मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंडियन मैन्युफैक्चर्स। थर्ड हम्म। लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल बिजनेस इंडिया का है। ये ऑफ एंड ऑन इंसिडेंट्स हैं, आई टेल यू। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे उसके हिसाब से ये मिनी स्क्यूल है, पर क्योंकि जो न्यूज़पेपर में आता है वो हमको बड़ा दिखता है ना, हमें बाकी चीजें खत्म हो जाती है। तो देयर इज नो डाउट। और वो न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लोग पकड़े जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हम्म। आवर सिस्टम इज वर्किंग। हम्म। तो देखिए, जो करप्शन के इशू की जो आपने बात की है, ये तो जनरल इशू है सर, ये तो ग्रीड से रिलेटेड है ना सर।
राइट। आप जहाँ ग्रीड होगी वहां करप्शन होगा, वो इस फील्ड में भी है और जगह भी है, राइट सर। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की, अब जो बड़ी कंपनीज जितनी भी आप देखते हैं, वो सब एफडीए अप्रूव्ड है। एफडीए यूएसए, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल। वो यूएस में मार्केट नहीं कर सकते अनलेस दे आर अप्रूव्ड बाय दोस एफडीए। तो एफडीए प्लांट्स इंडिया के अंदर में हैं, एंड मिलियंस ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, इंजेक्शंस। आपको सिंपल एक एग्जांपल आप इंडिया की बर्थ ये देख सकते हैं। ये तो हम लोग दूसरों से सुनते हैं, आप अपने आप को ये देखिए, यू विल फील प्राउड ऑफ इट। कोविड आया, सबसे पहले वैक्सीन किसने मार्केट में डाले? फाइजर, जॉनसन जॉनसन को भूल जाइए आप। आपका कोविशील्ड आया, कोवैक्सीन आया, बिल्कुल 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया इंडिया ने सर, वेरी ट्रू। एंड अवेलेबल टू द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2-3 वैक्सीन। छोटा काम नहीं है सर। एक डिजीज का आना, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाना, मार्केट में वैक्सीन आ जाना, और वो सबको अवेलेबल हो जाना, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी आर डूइंग ग्रेट सर, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये हमारे बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सर, ये हमें हटा देना चाहिए। नहीं नहीं, ये आपने जो कहा ना कि इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट। इट्स ट्रू सर, इट्स ट्रू। तो इसीलिए जो है ये हम कहते हैं करप्शन, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर क्या है सर कि काम इतना ज्यादा है, उन पे भी वर्कलोड बहुत होता है। वो जाते हैं, चेक करते हैं, फिर आप चेकिंग, ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान पे गए और आपने देखा भाई ये ठीक है या नहीं है, आपको लैब में भेजना पड़ेगा, वहां लैब में टेस्ट होगा, उसका कंटेंट देखा जाएगा, रिपोर्ट आएगी, टाइम लगेगा, देन यू कैन से दिस थिंग। तो प्रोसीजर उसको एस्टेब्लिश करने में सही है गलत, वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट आई बिलीव, एज फार एज आई नो, जितने लोगों से संपर्क में हूँ, क्योंकि हम लोग ड्रग कंट्रोल वालों के संपर्क में भी हैं, इंडस्ट्री के भी संपर्क में भी हैं, तो आई थिंक आवर इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी गुड, वेरी फाइन। अभी सिर्फ एक इशू थोड़ा सा ये आ रहा था कि जो एपीआईज होते हैं हमारे, एपीआईज जिनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे सपोज आप पैरासिटामोल टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट तो अलग हो गई, मगर पैरासिटामोल एज ए रॉ मटेरियल जो है, वो मेन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्टिव वही है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी ज्यादातर चाइना से आता था। तो वो इश्यूज आने के बाद में वो एक दिक्कत बन जाती है कि अगर वो कम आया तो आपको मेडिसिन ही नहीं मिलेगी। तो अभी गवर्नमेंट उसमें भी काम कर रही है। हैदराबाद में दे हैव एस्टैब्लिश्ड वन एपीआई पार्क, जिसमें सिर्फ एपीआई बनेगा और वो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। तो दिस, आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज अ विजन। मेरे को तो यही लग रहा है कि इन्होंने जो किया है काम, वो काफी अच्छा किया है, और इससे हमारे डिपेंडेंस खत्म होती जा रही है। और ये हम फार्मा फील्ड में ही देख रहे हैं, हम डिफेंस में भी देख रहे हैं, दूसरी चीजों में देख रहे हैं, बिकॉज मोर यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हर चीज हम सेल्फ सफिशिएंट होते चले जा रहे हैं, और फार्मेसी में तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हर इंसान को बड़े आराम से दवाई उपलब्ध है। अभी ये जो स्टोर्स खोले, जन औषधि खोल दी है, वो क्यों खोल दी? कि भाई आप पेटेंट मेडिसिन जो है, जो 10 रुपए की ले रहे हो, वहां आपको 1 रुपए की मिल रही है, सेम क्वालिटी की मिल रही है। सिर्फ क्या है कि उसका एक पेटेंट नाम नहीं है, जेनरिक नाम है। तो वो एक स्टेप बहुत अच्छा हो गया, न्यूमरस स्टोर्स खुल गए, गरीब आदमी का बहुत पैसा बच रहा है, और सेम मेडिसिन है उसके अंदर। तो आई थिंक वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, बट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्री, ह्यूज पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल, वो थोड़ा वक्त लगता है उसके अंदर में। एंड आई थिंक द फार्मा सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, एंड दिस इज एवर ग्रोइंग सेक्टर सर। सब बंद होगा, ये बंद नहीं होगा सर। ग्रेट। मैं अभी उसी पे आता हूँ, फर्दर टू योर रिफ्लेक्शन, आई एम कमिंग टू दैट, and because that is a very pertinent question from employment or job perspective. So my next question is driven by a fact that our world is changing at a very fast pace. Right, sir. We do not know what does the future hold for us. The career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airport after 5 or 10 years. तो एक अनिश्चितता का एक माहौल सा बनता जा रहा है। So how do you look at the career prospect or job prospect of pharmacy or aspiring pharmacist or pharmacology? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें सर जी। देखिए, ऐसा कि जो फार्मेसी है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो ग्रो करना ही करना है। बिल्कुल, अगर डाउन ट्रेंड भी आ जाएगा बिजनेसेस के अंदर, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। 6 बिलियन पॉपुलेशन है और ह्यूमन बॉडी है, वो सबकी एक ही है सर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेम है सर, इतने डिजीजेस सेम है। आज भी रिसर्च के बाद हम कई बार ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाते बीमारी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है,
और हम फेलियर भी हो जाते हैं, बचा भी नहीं पाते लोग। तो ये तो एक एवर ग्रोइंग है, इसमें तो रिसर्च भी चलती ही रहेगी और डिमांड भी बढ़ती रहेगी। आप सर 40 ईयर्स से ऊपर अगर इफ यू सी एनी पर्सन, वो 40 के आजकल तो जल्दी हो गया है कि वो एक ब्लड प्रेशर, एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, एक बीटा ब्लॉकर ये ले ही रहा है, सभी लोग लेने लगे। तो आप बताइए मेडिसिन की कितनी रिक्वायर, और ये दवाइयां ऐसी नहीं है कि 5 दिन ली बंद हो गई, ये ली तो आप पूरी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। तो आप सोचिए कितनी रिक्वायरमेंट्स है सर। तो ये तो एक अलग हो गया। अब आप हेल्दी हैं, आपको कुछ भी नहीं है, फिर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स लेंगे, आप विटामिन खाएंगे, आप मिनरल्स लेंगे, आप वो सब चलेगा आपका। आपको चोट लग जाए, आपके घुटने खराब हो जाए, आपको स्टंट लगाना हो, आप मेडिकल डिवाइसेस यूज करेंगे। स्कोप ही स्कोप है सर, ये तो बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल भी कभी रुकने वाला नहीं है। तो दिस सेक्टर इज सेट टू ग्रो। ओनली थिंग इज, जो आपने बात की, समय के साथ चलना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट होगी, अब आपको वहां अपनी स्किल्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये हुआ है ऐसा, मैं आई हैव सीन दिस थिंग एज ए 40 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कैरियर को इसके। 40 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे मध्य प्रदेश से मैंने की, मध्य प्रदेश की किसी केमिस्ट शॉप पे, न्यूमरस केमिस्ट शॉप है, फैमिली बिजनेसेस होते थे, एक पे भी फार्मासिस्ट नहीं था, क्योंकि था ही नहीं, फार्मेसी एजुकेशन ही नहीं थी। बाय एक्सपीरियंस दे वर सेलिंग मेडिसिन्स। जब ये फार्मेसी आई और ये मैंडेटरी हुआ कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट हो, आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ सर कि नॉट ओनली एमपी, ऑल ओवर इंडिया हर केमिस्ट शॉप पे आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मिलेगा। दैट इज द चेंज दैट हैज कम, इट टेक्स टाइम। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, अमेलगेमेट सब आ जाएगा बीच के अंदर में, पर ग्रेजुअली। पर समय के साथ चलना तो सर, चाहे फार्मेसी हो चाहे अपनी लाइफ हो, चलना ही पड़ेगा समय के साथ। मैं तो इसमें ये भी था सर, मेरी उत्सुकता ये थी जानने की कि चूंकि हम आज इंग्लिश फार्मेसी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम आईकेएस के थ्रू अपने मतलब रूट में जा रहे हैं, तो क्या इसका रिप्लेसमेंट कुछ ट्रेडिशनल फार्मेसी या आयुर्वेदिक फार्मेसी टाइप का तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है? सर ऐसा है कि देखिए, जैसे कोई भी चीज लीजिए, एनी सिस्टम यू टेक, हर एक के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। और बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, अगर आपके पास 3 है तो उन तीनों की एडवांटेजेस को कंबाइन करिए, डिसएडवांटेजेस को हटा दीजिए। तो वही सिस्टम आगे आता जा रहा है। आप एलोपैथी नहीं हटा सकते, उसका रीजन है, एलोपैथी इज साइंटिफिकली वैलिडेटेड। अभी अगर आपको फीवर हो जाए 103 इस समय, आप जो है सोचे मैं आयुर्वेदिक काढ़ा ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, फीवर नहीं जाएगा आपका। इट मे टेक टाइम फॉर 2 days 3, तब तक आप परेशान रहेंगे। आप एक पैरासिटामोल खाएंगे, फीवर उतर जाएगा। वैलिडेशन है ना चीज का। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपने एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ली, ब्लड प्रेशर आपका नीचे आ जाएगा। आप डेली खाते रहिए, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि मैं आयुर्वेदा में जाऊं। ये आप सप्लीमेंट्री, या जिसे हम कहते हैं एक एडजंक्ट मेडिसिन के टाइप पे आप सारे, इवन होम्योपैथी हम कई बार यूज करते हैं। देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें एलोपैथिक में मेडिसिन है नहीं, सर्जरी है। तो आप प्रोस्टेट बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आप क्या करोगे, उसका सर्जरी कराओगे। होम्योपैथी में देयर इज देयर, तो आप ट्राई करोगे, होम्योपैथी कर लेते हैं या हम कुछ आयुर्वेदा कर लेते हैं। किडनी में स्टोन हो जाए सर, देयर इज नो मेडिसिन इन एलोपैथी, आई टेल यू। हर्बल मेडिसिन जरूर है जो कम कर देती हैं। अब देखिए एलोपैथिक सिस्टम की आ गई ना डिसएडवांटेज, देयर इज नो मेडिसिन। उनके पास सर्जरी है, वो कहेंगे भैया आ जाओ, लिथोट्रिप्सिन तोड़ देंगे, निकाल देंगे, बट मेडिसिन इज नॉट। पानी पी लो ज्यादा, निकलता है, निकल जाए, नहीं तो दवाई नहीं है। पर आयुर्वेदा प्रोवाइड्स दवाई, सिलिमेरिन देता है, दूसरी दवाइयां देता है, अगर आप लेंगे उनके इफेक्ट्स भी। तो अब वहां उसकी एडवांटेज आ गई, कहीं पे इसकी आ गई, कहीं होम्योपैथी की आ गई। तो आपको उस ऐसा होलिस्टिक एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और हमारे डॉक्टर्स भी ऐसे होने पड़ेंगे जिनको कि सबकी नॉलेज हो, ताकि वो कोहेजन में काम करें। ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, और या आप जो है कोई मान लीजिए एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे हैं सपोज, जो खून पतला करती है, जो जनरली हम हार्ट के पेशेंट्स को देते भी हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ये ना हो। अब अगर मान लीजिए उसके साथ में कोई आप हर्बल ले रहे हैं, सपोज दालचीनी खा रहे हैं, सिनेमन ले रहे हैं, ये सब ब्लड थिनर्स हैं, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आप डेंजरस हो सकता है। तो वो भी चीजें हमें इंटरेक्शंस देखना बहुत जरूरी है। ये is another topic, more than 5,000 interactions are there.
जो कि हमें पता होने चाहिए कैसे क्या करने हैं, वो फार्मासिस्ट बताएगा आपको कि इसके साथ, अनलेस आप शेयर नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट किसी का नहीं होगा सर, दैट इज व्हाट आई बिलीव। ये सिस्टम बहुत एस्टेब्लिश्ड है, एलोपैथिक सिस्टम जो है। अब इन्फेक्शन क्या है सर, आयुर्वेदा से कैसे ठीक करेंगे, आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। कोविड आया वेरी तो वैसे थॉटफुल नहीं ऑफ यू होगा ना सर, सर, आप कैसे अच्छा। ट्रीट करोगे? तो इसीलिए आपको सिस्टम्स को होलिस्टिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट। करेक्ट, करेक्ट। सो वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। और मन में कई प्रश्न है लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए वी हैव टू कंक्लूड दिस सेशन। सो टू कंक्लूड आवर इंटरेक्शन, may I now request you to give a message of peace and progress, जो कि हम अपने सभी गेस्ट से हम आग्रह करते हैं at the end of the interaction. So I would like to request you to forward a message of peace and progress to mankind at large, so that we could create a better human, a better society, a better nation, a better planet for a better tomorrow. Over to you, sir. सर देखिए, पीस के लिए तो बहुत सिंपल है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, दूसरों की मदद करिए, आप शांत रहेंगे, आपके जीवन में शांति रहेगी। ये तो पीस का मेन क्रक्स है सर। और अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो समय के साथ चलिए, जो नॉलेज अपडेशन करते रहिए, जो चीज आपकी करंट आती जा रही है उसमें इन्वॉल्व होइए, उसको सीखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई स्किल सेट नहीं होगा आपको कोई नहीं पूछेगा सर। तो आपको अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा, पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेगी, नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ओपन टू चेंज होना पड़ेगा। तो अगर ओपन टू चेंज है, इवन एट दिस टाइम आफ्टर 46 years 7 years आई एम ओपन टू चेंज। मैं नई चीज लेना चाहता हूँ, और जो चीजें नहीं चल रही हैं और वो डिफंक्ट हो चुकी हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन कंप्यूटर हार्ड डिस्क की तरह ही हो गया है करीब करीब। ये भर जाती है तो कुछ डिलीट भी करनी पड़ती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ डिलीट करिए, कुछ ऐड करिए, तो प्रोग्रेस सर्टेनली होगी। और अपडेटेड रहिए, नॉलेज ही, ज्ञान जो है सर वही सब पार लगा देता है, वो बहुत बहुत ही सरलता से आपने मतलब पीस और प्रोग्रेस का जो आपने समाधान निदान बताया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। खास करके प्रोग्रेस के लिए जो आपने कहा कि समय के साथ चलिए, यू हैव टू अपडेट योरसेल्व्स, बिल्कुल सही बात है। सो वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू सर फॉर योर scholarly presence with us today। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एकेडमिशियन। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स समेत सभी की तरफ से ढेरों बधाई कहना चाहूंगा। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन इन सम अदर एकेडमिक फोरम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बातचीत करने के लिए, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। थैंक यू सर। डेफिनेटली विल कनेक्ट अगेन सर, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा रहती है, लेकिन प्रश्न कई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। LXP Award of Iconic Academician is proudly presented to Dr. Satish Sardana for his exemplary contributions to the field of pharmacology on 5th September 2025। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर सतीश सरदाना की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि भारतीय फार्मा उद्योग विश्व में अग्रणी है। कोविड वैक्सीन के उत्पादन और निर्यात से यह स्पष्ट होता है। हालांकि नियामक निकायों पर कार्यभार अधिक होने और एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के आयात पर निर्भरता जैसी चुनौतियां भी हैं। सरकार एपीआई पार्क स्थापित करके इस निर्भरता को
कम करने का प्रयास कर रही है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना से दवाओं की कीमतें कम हुई है। उन्होंने कहा कि फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित होगा। इसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि बदलते समय के साथ कौशल विकास जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए तकनीकों को अपनाना भी आवश्यक है। आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एलोपैथी का समन्वित उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अंत में शांति के लिए योग और ध्यान और प्रगति के लिए निरंतर सीखने और बदलाव के प्रति खुलेपन पर जोर दिया। साक्षात्कार में भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें डॉक्टर सरदाना ने तर्क दिया कि यह एक व्यापक समस्या है और नियमनकारी निकाय काम कर रहे हैं। हालांकि अनैतिक व्यवहार सभी व्यवसायों में मौजूद है। उन्होंने भारतीय दवाओं की गुणवत्ता और वैश्विक बाजार में उनकी बढ़ती मांग पर भी जोर दिया। With those deliberations of Dr. Satish Sardana, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।